सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 22 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ना जाने क्यों मुझे मेहर खुदा बख्श की बातें ओपरी लग रही थी, मगर उन बातों में दम था। ऐसा चैलेंज जिसमें हमें इस तरह मारा गया था कि वो हमें बेबस साबित करना चाह रहा था। मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर इंतज़ार करने लगा कि जसपाल क्या कहता है। वो अभी खामोश था, जिस तरह वो तानी अब तक खामोश थी। उसने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाला था, मगर उसके हुस्न के जलवे माहौल को खुशगवार बनाए हुए थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो जसपाल ने आंखों ही आंखों में मुझे जवाब देने को कहा। तब मैंने बहुत नरम लहजे में कहा, जहां तक आपकी पहली शर्त है, आप हमारे लिए एक बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं। हमारा बनता ही नहीं कि आपके मुकाबले पर उतरें। हमारे बड़ों ने हमेशा बुजुर्गों को इज्जत देने का ही सबक दिया है, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मेरा ख्याल है कि जसपाल भी नहीं। मेरे यूं कहने पर जसपाल ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। तो फिर? मेहर खुदा बख्श ने हंकारे के से अंदाज में पूछा। तानी एक लड़की है, हम नहीं जानते कि वो क्या बला है, या महज एक कमज़ोर लड़की। हम औरत पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए तानी से हमारा मुकाबला है ही नहीं। मैंने साफ अल्फाज में कहा तो मेहर खुदा बख्श ने बड़े ठहरे हुए अंदाज में कहा, तो फिर बछड़े को गिराकर उसकी गर्दन पर छुरी फेर दो। जाओ, मैं तुम दोनों को ये मोहलत भी दे देता हूं कि जितने दिन चाहे ले लो और जितनी बार मर्जी कोशिश कर लो। जिस दिन बछड़े की गर्दन पर छुरी फेर लो, उस दिन जहां कहोगे वहां पहुंचा दूंगा। जाओ, करो कोशिश। उसने कहा तो तानी ने एक छुरी निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दी। उस छुरी का फल बड़ा और चमकदार था। उन दोनों में इतना बड़ा एतमाद देखकर मैं वाकयातन हैरत ज़दा रह गया था। मैंने आगे बढ़कर तानी के हाथ से छुरी लेना चाही तो उसने मेरे पकड़ने से पहले ही छुरी छोड़ दी। मैंने लाशऊरी तौर पर चश्मे ज़दन में छुरी को ज़मीन पर गिरने से पहले ही काबू कर लिया। जैसे ही वो छुरी मेरे हाथ में आई, उसी लम्हे मैं समझ गया कि दरअसल वो हमारा इम्तहान ले रहे हैं। मैं तानी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया तो उसकी भी आंखें मुहीन सा हंस दी। बछड़ा मुझसे काफी दूर खड़ा था। उसकी गर्दन में रस्सा नहीं था, वो खुला ही छोड़ा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा तो वो खासा पला हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं उसे काबू भी कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन ये हौसला जरूर था कि बचपन से लेकर अब तक मवेशियों और ढोर डंगरों के साथ बहुत वक्त गुजारा था। तरह तरह के जानवर हाथ से निकले थे। मैं तेज तेज कदमों के साथ उस बछड़े के करीब जा पहुंचा। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि मैं उसी के लिए आया हूं। वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर जैसे अलर्ट हो गया। मैं और वो आमने सामने हो गए। उसके थोड़े थोड़े सींग निकल आए थे। वो अगर मेरे सींग मार देता तो मेरे बदन में दो सुराख हो जाते। मेरे एक हाथ में छुरी थी जो उसे गिराने में मुश्किल पैदा कर रही थी। मैंने छुरी को दांतों से पकड़ा और एकदम से बछड़े पर छलांग लगा दी। मेरा इरादा था कि मैं बछड़े पर सवार होकर उसकी एक टांग ऊपर उठाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल महज ख्याल ही रहा। उसने अपने मुंह के थप्पड़ से मुझे हवा में उछाल दिया। मैं कम से कम 10 फुट तक उछला होऊंगा। इस दौरान छुरी मेरे दांतों में से निकल गई और मैं धप से जमीन पर आकर गिरा। मुझे यूं लगा जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों। मेरा सर एकदम से चकरा गया और मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपनी बेइज्जती का इतना ज्यादा दुख नहीं था जितना हार जाने के बाद वहां से निकल ना सकने का दुख था। मैं जमीन पर पड़ा रहा। तभी तानी मेरे करीब आई। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ में अपना हाथ दिया तो उसने सहारा देकर मुझे उठा लिया। मैं चंद कदम उसके सहारे चला, फिर खुद ही कदम भरता हुआ चारपाई पर आ गिरा। जाओ जसपाल, मेहर खुदा बख्श ने कहा। मेरा हड्डियां तुड़वाने का अभी मूड नहीं है, उसने साफ अंदाज में कह दिया। जमाल तो गया और मेहर खुदा बख्श ने संजीदगी से कहा, मैं जानवरों के साथ क्यों टकराऊं? जसपाल ने कांधे उचकाकर कहा, इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। सांप के जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन इंसानी जहर से बचना बहुत मुश्किल है। ये इतना सरीउल असर होता है कि कई नस्लों तक जहर का असर नहीं जाता। फिर जाओ, जाकर उन्हीं दरख्तों के पास जाकर आराम करो, कल बात होगी तुम लोगों से। ये कहकर वो एकदम से उठा।
और वापस गोपे की जानिब बढ़ गया। मैं हसरत से उन दोनों को जाते देखता रहा। मेरी सारी रात अजियत में गुजरी थी। बछड़े की टक्कर से जमीन पर गिरने की वजह से दाएं पसली और रान तक यूं तकलीफ हो रही थी जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। रात गए तक जसपाल मेरे साथ अल्फाज की हद तक हमदर्दी करता रहा। वो बेचारा और कर भी क्या सकता था। कोई दवा नहीं थी जिससे किसी हद तक सुकून मिल जाता। मैंने उसे सो जाने के लिए कह दिया और खुद सारी रात आंखों में काट दी। सुबह का सूरज तलू हुआ तो मुझ पर गनूदगी तारी थी। हम सारी रात दरख्तों के झुंड के पास मैदान में चारपाइयों पर पड़े रहे थे। मुझे नहीं याद कि कोई जी रूह हमारे इर्द गिर्द भी फटका होगा। हम दोनों ही थे और अगर चाहते तो वहां से किसी सिमत भी निकल सकते थे। मगर जिस एतमाद से मेहर खुदा बख्श ने कहा था कि अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते, तो इसमें ज़रूर कोई राज होगा। रात भर मैं उसके सेटअप पर गौर करता रहा। सब कुछ आम सा था, लेकिन तानी का वजूद सारे माहौल को मुनफरिद बना रहा था। उसका कातिल अंदाज और अहमियत से उसका वजूद मावराई सा लग रहा था। या तो वो इस माहौल में मिसफिट थी या फिर वो बहुत कुछ थी। उसका हुस्न, उस पर सादगी और फिर उससे फाइट करने वाली बात, ये सब समझ में नहीं आ रहा था। लोग भी इतने दिखाई नहीं दे रहे थे। कल ही चंद लोग देखे थे, फिर वो भी दिखाई नहीं दिए। ये कैसी पुरइसरारियत थी। क्या मुझे इसे समझना चाहिए या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए? असल में मेरी मजबूरी यही थी कि ना तो मुझे ये मालूम था कि मैं कहाँ हूँ और ना ये पता था कि जाना किस तरफ है। सहरा की भूल भुलैयों में भटकने के बजाय यहीं पड़ा रहना बेहतर था। मुझे किसी न किसी तरह मेहर खुदा बख्श की खुशनूदी हासिल करनी थी। मैंने इन शराइत पर भी बहुत सोचा। अगर वो हम पर मेहरबान होता तो ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो हमें किसी ठिकाने पर पहुंचा देता। क्या वो हमें यहाँ पर रोकना चाहता है? और अगर रोकना ही चाहता है तो क्यों? एक तो उलझन और दूसरा तकलीफ के बाइस मैं कुछ न समझ सका। मैं अपनी गनूदगी से उस वक्त निकला जब एक नौजवान हमारे लिए खाना लेकर आया। जसपाल ने चारपाई ही पर मेरा मुंह हाथ धुलवाया और फिर मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगा। वो नौजवान खामोशी से बैठा रहा। जब बर्तन खाली हो गए तो वो उन्हें उठा कर ले गया। जमाल यार, कहाँ आप फंसे हैं? जसपाल ने दूसरी चारपाई पर लेटते हुए कहा। यहाँ कम से कम ये डर तो नहीं है कि कोई आकर हमें गिरफ्तार कर लेगा। पड़े हैं जब तक मेहर खुदा बख्श चाहता है, मैंने जवाब दिया। कब तक? उसने उकताए हुए कहा। मैं हंसते हुए बोला, अब मुलाकात हुई तो उससे पूछ लेना, या फिर बाकी शर्तों में से एक चुन लो। ये बंदा अजीब सा लगा है मुझे, कनूती सा, पागल सा। उसने अपने तौर पर तबसरा किया। मगर मेरा ये ख्याल नहीं है, मैंने अपने तौर पर राय दी। क्यों? उसने पूछा तो मैंने आम से लहजे में कहा, बस मेरा ख्याल है। लफ्ज़ अभी मेरे मुंह ही में थे कि दो तीन आदमी हमें अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ तानी भी थी। इस बार वो कासनी रंग के शलवार कमीज में थी जिस पर स्याह फूल बने हुए थे। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो दर्द ने पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। शायद मेरे चेहरे के जाविये बिगड़े होंगे कि तानी ने इंतहाई तंजिया अंदाज में कहा, मर्द बनो मर्द, एक बछड़े की टक्कर से तुम चारपाई पर लग गए हो। काश मैं लोहे का बना हुआ होता, मैंने कहा और सीधा होकर बैठ गया। तभी एक अधेड़ उम्र मर्द ने दर्द के बारे में पूछकर मेरे जिस्म पर हाथ फेरना शुरू किया। दर्द वाली जगहों पर अच्छी तरह टटोल लेने के बाद वो सीधा होकर बोला, कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन पट्टों को अच्छा खासा दबाव है। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा और अगर मेरी दी हुई दवा पी लोगे तो आज शाम तक भले चंगे हो जाओगे। अगर पी लोगे का क्या मतलब? इसे दें ये पिए? तानी ने कहा। अगरचा बात थोड़ी सख्त थी लेकिन लहजा बड़ा नरम था। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म के जज्बात का इजहार नहीं था। वो अपनी चमकती हुई आंखों से मेरी जानिब देख रही थी। मैंने कुछ भी नहीं कहा था। उस तबीब ने अपनी पोटली में से कई सारी शीशियां निकालीं। उनमें से एक मुंतखब की और उसमें से ज़रा सा सफूफ निकाल कर मेरी हथेली पर रख दिया। उसके साथ ही पानी का प्याला मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने भी फांक कर पानी पी लिया। अब आराम करो, मैं शाम के वक्त तुम्हें फिर देखने आऊंगा, तबीब ने कहा और वापस चला गया। उसके साथ बाकी बंदे भी चले गए। तानी कुछ देर तक हमें खड़ी घूरती रही, फिर वो भी पलट कर चल दी। एक लम्हे के लिए तो यूं लगा जैसे खुले सहरा में कोई हिरनी कलांचे भरती हुई फिर रही है। यार, और कुछ हो ना हो ये हमें मार देगी।
जसपाल ने यूं कहा जैसे वो उस पर 100 जान से फरीफ्ता हो गया हो। इसे छेड़ना भी मत, मेहर खुदा बख्श की मुंह चढ़ी लगती है, मैंने चारपाई पर लेटते हुए कहा। इसके साथ ही मेरे मुंह से कराह निकल गई। जमाल, ये सब इनका मुझे डरावा लगता है और कुछ भी नहीं। तू शाम तक अगर ठीक हो जाता है तो फिर निकलते हैं यहाँ से। जसपाल ने उकताहट भरे अंदाज में कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इनकी मर्जी के बगैर यहाँ से निकल पाएंगे, मैंने उसे समझाया। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी और इसी वक्त निकलता हूँ, पता चल जाएगा। उसने बड़े दावे से कहा। ठीक है, जाओ, लेकिन फिर बाद में उनकी किसी हमदर्दी की तवक्का न रखना। मैं जानता हूँ इन सहराई लोगों को, जी भर के मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन अगर दुश्मनी पर उतर आए तो फिर। मैंने कहना चाहा, मगर जसपाल ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम बताओ फिर क्या करें। एक दो दिन आराम करो, मेहर खुदा बख्श का ये रवैया देखो। वो हमें हमारी मर्जी के बगैर तो यहाँ नहीं रख सकता। मेरे ख्याल में वो हमारे बारे में तस्दीक करना चाह रहा होगा कि हम कैसे बंदे हैं। वो जो पिस्टल हम दोनों से निकले हैं, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मैं ये भी बता दूं, मासूम हम दोनों हैं नहीं। ऐसा तो है यार, मगर यहाँ से निकलना। निकल जाएंगे यार, बस सब्र करो। मैंने कहा ही था कि दूर गोपे की तरफ से मेहर खुदा बख्श के साथ तानी आते हुए दिखाई दिए। उनके पीछे एक नौजवान भी था, जिसके हाथों में फ्लास्क टाइप चीज पकड़ी हुई थी। वो लम्हा लम्हा हमारे करीब आते चले गए और फिर हमारे पास आ गए। मैं उठकर बैठना चाह रहा था कि उसने कहा, लेटे रहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ये कहते हुए वो सामने वाली चारपाई पर बैठ गया, लेकिन मैं फिर भी उठकर बैठ गया। इतनी देर में दरख्तों में से दो नौजवान निकले। उन्होंने हाथों में सिरहाने और गाव तकिए पकड़े हुए थे। उसके अलावा दीगर कपड़े वो उन्होंने आनन फानन बिछा दिए। मुझे लगा मेहर खुदा बख्श वहां पर डेरा डालना चाह रहा था, या कम से कम वो हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता था। एक तरफ तानी आन बैठी, तभी मेहर खुदा बख्श ने कहा, कौन लोग हो तुम? मगर याद रखना, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, मैंने कहा। फिर मेहर खुदा बख्श की तरफ देखकर बोला, क्या आप मेरी तवील बात सुन लेंगे? तुम जो कहना चाहते हो और जब तक कहना चाहते हो कहो, मैं सुनूंगा। उसने कहा तो मैंने अपनी तरफ से इख्तसार करके अपने बारे में बताना शुरू किया। यहाँ तक कि दोपहर हो गई, वहीं खाना चुन दिया गया। उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाया। खूब सेर हो चुके तो मेहर खुदा बख्श ने कहा, जमाल ने तो अपनी कहानी सुना दी, जसपाल अब तुम कहो। जसपाल ने अपने बारे में तफसील से बता दिया। भारत आने से लेकर यहाँ सेहरा में पहुंचने तक सारी रुदात बयान कर दी। यहाँ तक कि सपहर हो गई। सारी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये अच्छी बात है कि तुम दोनों ने सच बोला। मुझे तुम दोनों के बारे में रात ही मालूम हो गया था। जमाल, तेरे बारे में सिर्फ आईजी ऑफिस में एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी। उसने रात मुझे बताया कि तुम कैदियों वाली गाड़ी से फरार हुए हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त छाका बच गया है। वो जिंदा है, मगर पुलिस की हिरासत में है। जानी शोकर मारा गया है। उसके अलावा दो और बंदे, शाहजेब के ज्यादा बंदे मरे हैं। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर मैं जानता हूं कि तुम फनकार हो, चाहो तो एक नई जिंदगी की इब्तदा कर सकते हो। पुलिस तुम्हें भूल जाएगी और छाका आज शाम से पहले पुलिस हिरासत से बाहर होगा। उसने बड़ी संजीदगी और यकीन से कहा था। मैं हैरान रह गया। मैंने उस पर कुछ कहना चाहा था कि उसने इशारे से मुझे रोक दिया। फिर जसपाल की तरफ देखकर कहने लगा, और तुम्हारी सबसे बड़ी खामी वही है जो तुमने मुझे नहीं बताई। कौन सी? वो चौंका। जसमिंदर सिंह, जिसका सहारा तुमने लिया। अरे ऐसे काम करने होते हैं तो सिर्फ अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया जाता है। शतरंज के मोहरे तो किसी दूसरे के मोहताज होते हैं। आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उसे ही नहीं, जिस रैकेट के लिए वो काम कर रहा है, मैं उसके चलाने वाले को भी जानता हूँ। तुमने महज बच्चों वाला खेल खेला है। अब सुनो, बेचारा अनुजीत पुलिस हिरासत में है और उस पर दबाव है कि तुम्हें पेश किया जाए, मगर तुम तो यहाँ हो। बच्चन सिंह ने बड़ी गलती की कि तुम्हें सरहद पार भेज दिया। ये भी एक तरह से अच्छा हुआ, वहां तुम्हारी बुनियाद थी ही नहीं। ओह, बेचारा अनुजीत, जसपाल ने रुहासा होते हुए कहा। फिक्र नहीं करो, वो भी आज शाम से पहले पुलिस हिरासत से बाहर आ जाएगा। एफआईआर भी लिखवा दी है कि रविंदर सिंह ने तुम्हें अगवा करवा लिया है, उससे बाजियाब करवाया जाए। न्यूज़ चैनल पर जो कुछ भी चल रहा है वो सब गलत है और ड्रामा है। मेहर ने सुकून से कहा तो जसपाल ने इंतहाई हैरत से उसे देखा।
आप सब कुछ जानते हैं? हाँ, एक और बात, मेहरा ने तुम्हारी तरफ से मुकदमा दायर कर दिया है, वही जायदाद वाला, उसकी भी फिक्र ना करो। ये कहते हुए मेहर खुदा बख्श के चेहरे पर इंतहाई दर्जे की संजीदगी थी। उस पर जसपाल यूं हो गया जैसे वो अभी पागल हो जाएगा। उसने बड़े ठहरे हुए लहजे में पूछा, आप कौन हैं? जसपाल के पूछने पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। उस पर तानी भी हंस पड़ी। यूं लगा जैसे सहरा में नकरई घंटियां बज गई हों। लेकिन इसके साथ ही मेरे बदन में सनसनी फैल गई। जो कुछ दिखाई दे रहा था वैसा नहीं था। मैं हैरत से मेहर खुदा बख्श के चेहरे पर देख रहा था, जहां रोब दबदबे के साथ सुकून फैला हुआ था। उसने हमारी रुदाद बड़ी तहम्मुल से सुनी थी और फिर चंद लफ्जों में अपनी उन रसाइयों के बारे में आगाह कर दिया जिसने मुझे घुमा कर रख दिया था। बज़ाहिर बेज़रर सा दिखाई देने वाला मेहर खुदा बख्श अंदर से कितना गहरा, खतरनाक और ताकतवर शख्स है, मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। साहिल पर खड़े होकर समुंदर के बारे में इतना इल्म तो जरूर होता है कि उसमें गहराई है, लेकिन कितनी गहराई है इस बारे में फक्त अंदाजा ही किया जा सकता है। समुंदर से अगर दोस्ती हो जाए तो वो बेतहाशा नवाज देता है, अपने सीने पर तैरने का इज्न देने पर अपनी सारी वुसत बख्श देता है। लेकिन अगर दुश्मनी पर उतर आए तो अपने अंदर उठने वाले तूफानों में मार कर यूं गुम कर देता है कि वजूद को जमीन ही नसीब नहीं होती। जसपाल के सवाल पर उसकी खामोशी से मेरे वजूद में तजस्सुस फूट पड़ा था। तभी उसने बड़े धीमे से लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ मेहर खुदा बख्श हूँ और मेरे जिम्मे महज यहाँ की रखवाली है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रही ये बात कि मैं ये सब कुछ कैसे जानता हूँ, तो ये इस जदीद दौर में इतनी हैरत अंगेज बात नहीं। ये तो चंद जदीद आलात का मामूली सा खेल है। मैं समझा नहीं मेहर साहब, मैंने कहा। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा लहजा लाशऊरी तौर पर मुअद्दब हो गया है। उसकी शख्सियत ने ऐसा रोब तारी कर दिया था। यार, जदीद दौर की इजाद ये आलात जैसे ये कंप्यूटर, अब इससे बंदा जो चाहे और जैसा चाहे फ़ायदा ले ले। अब ये इस आले को इस्तेमाल करने की समझ बूझ और नीयत पर मुनहसिर है कि वो उससे क्या और कैसा फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो क्या यहाँ इंटरनेट भी है? जसपाल ने यूं सवाल किया जैसे वो हैरत की आखिरी हदों को छू रहा हो। इससे भी आगे की बहुत सारी चीजें, ये कहकर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। उसका लहजा बहुत हद तक दोस्ताना हो गया था। तभी जसपाल ने पूछा, मगर लगता नहीं है कि हो सकता है? उसके यूं कहने पर मेहर खुदा बख्श ने संजीदगी से कहा, ये जो इंसान है ना, होने और ना होने के दरमियान ही भटकता रह जाता है। होने को क्या नहीं हो सकता, इसे छोड़ो। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गोया हुआ, आज शाम तुम लोग मेरे गोपे पर आकर चाय पियोगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे किसी तरह यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी जाए। जसपाल ने कहा, कहाँ जाओगे? मेहर खुदा बख्श ने पूछा। यहीं पाकिस्तान में ही कहीं किसी नज़दीकी शहर में, वहाँ से मैं अपने सिफारत खाने से राब्ता कर लूँगा। और ये कहते कहते वो रुक गया, फिर सांस लेकर धीमे लहजे में बोला, अब शायद मैं वापस पंजाब ना जा सकूं। ठीक है, लेकिन इसके लिए वो ही शर्तें हैं, कहो तो दोहरा दूं या तुम्हें याद हैं? मेहर खुदा बख्श ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हमारे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं था। वो चंद लम्हे हमारे रद्द अमल का इंतजार करता रहा, फिर उठते हुए कहने लगा, याद से आ जाना, तुम लोगों से मिलने के लिए कोई आ रहा है। हमसे मिलने के लिए यहाँ? मैंने चौंकते हुए पूछा। मेरे जहन में एक दम ही से कई ख्याल रींग गए। मेहर खुदा बख्श ने मेरी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वापस जाने के लिए चल पड़ा। उसके दाएं जानिब तानी और बाएं जानिब खूबसूरत जिस्म वाला लड़का सरमद था। वो चले गए तो जसपाल ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा, यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी फोर्सेस के हवाले कर दिए जाएं? हमारा तो सारा कच्चा चट्ठा इन्हें मालूम हो गया है। मेरे ख्याल में ये लोग यहाँ रह भी इसीलिए रहे हैं कि सरहदों की हिफाजत करें, या मुमकिन है ये कोई जराइम पेशा लोग हों और हमें। लेकिन मुझे नहीं लगता जसपाल के ऐसे होगा, क्योंकि अगर उन्होंने हमें हवाले ही करना होता तो रात ही हम किसी वक्त उठा लिए जाते। इतनी मेहमान नवाजी ना होती। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। जमाल, मेरा ख्याल तो ये कहता है कि अगर ये लोग तुम्हें ज़रा सी भी ऑफ़र करें तो तुम यहीं टिक जाओ, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद तुम सीधा जेल में जाओगे। उसने कहा, तुमने कौन सा खाला के घर चले जाना है? मैंने कहा तो वो हंस पड़ा। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा लगा। इस कदर नाजुक हालात में भी वो हंस रहा था।
ये तो है, उसने सर हिलाते हुए कहा। देखो, कल जो शर्तें मेहर खुदा बख्श ने हमारे सामने रखी थी, वो दावा यूं ही नहीं था, और तुमने भी जो जवाब दिया था वो निरी मसलहत थी, दिल से नहीं कहा था। तुम अपनी शिकस्त की जिल्लत से बचना चाह रहे थे, जो बहरहाल मैंने अपनी बेवकूफ़ी से पाई। मैं जलील हुआ, ये बात तो सच है ना, मैंने उसकी तस्दीक चाही। हाँ, ये तो है, वक्त की नज़ाकत थी, उसने कहा। आज अगर उसने हमें सब कुछ बता दिया है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो है। यूं वीराने में बैठकर दुनिया के बारे में खबर देने वाला आम सा बंदा नहीं हो सकता। कल मैंने भी उसके दावे को यूं ही ख्याल किया था, लेकिन आज मुझे यकीन है कि हम मेहर खुदा बख्श की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात उसने बड़े गौर से सुनी, फिर संजीदा लहजे में बोला, देख, सिर्फ मालूमात का हसूल एक अलग बात है। जदीद दुनिया में बस्ती हो या वीराना, अब कोई अहमियत नहीं रखता। ये सैटेलाइट फ़ोन इन्हीं वीरानों में काम आते हैं। अब इंसानों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहुत वसअत रखते हैं। सिर्फ मालूमात से मरूब हो जाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं। यार, उन्हें मालूम हो गया ना कि हम कौन हैं, मैंने कहा। ये तो है, उसने सर हिलाते हुए कहा। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, जबकि हमें उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मुझे यकीन है कि हम उनकी शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन शर्तों से हम खुद इनकार कर चुके हैं, मैंने उसे याद दिलाया। यार, हम खामखा बहस कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि अभी कुछ देर के बाद मेहर साहब के गोपे में हमसे कौन मिलने आ रहा है। कोई तेरे हैं या मेरे हैं, ये कहकर वो हंस दिया। चलो देखते हैं कौन है, फिर उसके बाद ही यहाँ से निकलने की सोचेंगे, मैंने खुद कलामी के से अंदाज में कहा, गोया हमारी बात इस मौजू पर ख़त्म हो गई। सपहर होते ही हम मेहर खुदा बख्श के गोपे के सामने थे। हमारे पहुंचते ही सरमद बाहर आया और हमें अंदर आने का इशारा किया। हम जरा सी ऊंचाई चढ़ते हुए गोपे के दरवाजे तक पहुंचे और फिर अंदर दाखिल हो गए। सामने ही मेहर खुदा बख्श के साथ एक बूढ़े से बुजुर्ग बैठे हुए थे। सर दाढ़ी मूछें भवें भी सफ़ेद हो चुकी थीं। गुलाबी रंग और तीखे नकूश, बड़ी सारी सफ़ेद पगड़ी से लंबे लंबे बाल कांधों तक झूल रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही धोती पहन रखी थी। पाँव में मुकामी खुस्सा पहना हुआ था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हम दोनों को देखा और फिर उनकी निगाह मुझ पर टिक गई। मेहर खुदा बख्श ने मुझे एक तरफ पड़ी चारपाई पर बैठने का इशारा किया और जसपाल को एक पीढ़े की तरफ। हम बैठ गए तो वो बुजुर्ग बोले, अच्छा तो ये हैं वो दोनों। फिर मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोले, तुझे पता है कि तू कौन है, तेरी ज़ात क्या है? मैं नहीं जानता, स्कूल में उस्ताद ने पूछा था, तब मेरी माँ ने गुज्जर लिखवाया था, फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, तुझे वाकई नहीं पता कि तू कौन है, तेरी रूह क्या कह रही है, तुझे तेरी अपनी ज़ात का पता ही नहीं चला। उन्होंने खुद कलामी के से अंदाज में कहा तो मैं मुअद्दब लहजे में बोला, तो आप बता दें। तू तू कलंदर ज़ात का है। कलंदर दो तरह के होते हैं, एक वो जो शुक्रगुजारी के आला तरीन मुकाम तक पहुंचकर कुर्बे इलाही हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, रब ताला भी उनकी ख्वाहिश को रद्द नहीं करता। दूसरे वो जो ज़ात के कलंदर होते हैं, उनका पेशा बंदर रीछ और कुत्ते नचाना होता है। तू जान ले कि तू वही है। और ये, उन्होंने जसपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तेरा एहसान चुकाने तेरे साथ आया है। तुम दोनों नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी 3 नस्लें देख रहा हूँ। हमारी 3 नस्लें बाबा जी? जसपाल ने चौंक कर पूछा। हाँ पुत्र, 3 नस्लें। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुम दोनों पर अपना आप वाज़िया हो जाएगा। कौन क्या है ये सब खुल जाएगा तुम दोनों पर। उन्होंने जज्ब से कहा, मगर मैं कलंदर, बंदर, रीछ और कुत्ते, ये? मैंने कुछ ना समझते हुए सवाल किया तो वो बोले, पुत्र, तेरे पैदा होते ही ये फैसला हो गया था कि तू क्या होगा। ये सफ़र है जो तुझे तय करना है। मेरी कोई पेशन गोई तुझे तेरे रास्ते से नहीं हटा पाएगी। तू ना चाहते हुए भी उसी रास्ते पर चलेगा जो मुतय्यन हो चुका है। और बाकी रही कलंदर की बात, कलंदर कोई महज रूहानी मुकाम नहीं, बल्कि ये एक तर्ज ज़िंदगी का नाम भी है, जिसमें जो हाल भी हो, बस शुक्र गुजारी है। और जान लो, हज़रत अली करमुल्ला वजह कलंदर आज़म भी हैं। उनका तर्ज ज़िंदगी शुक्र गुजारी के आला तरीन मुकाम पर है। खैर, मेरी ये बात अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हमारी एक दफ़ा फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होनी है, तब तुम्हें भी समझ आ चुकी होगी। वो मुलाकात बड़ी अहम होगी। क्या अब मुझे बंदर रीछ और कुत्ते नचाना होंगे? मैंने पूछा,
तो वो धीरे से मुस्कुरा दिए, फिर बोले, ये तो तुझे नचाना होंगे, वरना तू खुद नाचता रह जाएगा। ये सारा कुछ क्यों है? ये जब हमारी अहम मुलाकात होगी ना, तब तुम पर खुल जाएगा। उस वक्त तक तुझे बहुत सारी अकल समझ भी आ चुकी होगी। उन्होंने ये कहा और फिर जसपाल की तरफ देखकर बोले, जिस तरह कोई दरिया में गोते खाता हुआ किसी अनजान किनारे पर जा लगे, तुम भी इसी तरह लुढ़कते हुए यहाँ तक आन पहुंचे हो। तुम दोनों का एक साथ यहाँ तक आना इत्तफाक नहीं, वक्त हो गया था कि तुम दोनों को यहाँ लाया जाए। तुम दोनों कुछ वक्त यहाँ गुजारो, यही वक्त की आवाज है। कितना वक्त हमें यहाँ रहना होगा? मैंने पूछा। जब तक तुम बछड़े को गिरा कर ज़िबा नहीं कर लेते। उसकी दावत खाओ और चले जाओ। उन्होंने गहरी संजीदगी से कहा। तो हमारे दरमियान एकदम से खामोशी छा गई। क्या हमारा यहाँ ठहरना लाजमी है? जसपाल ने पूछा। हाँ, ना ठहरना चाहो तो वो तुम लोगों का फैसला है। बस ये जान लो, जो वक्त की आवाज़ नहीं सुनता, वक्त उसे यूं पीछे धकेल देता है कि वो माजी में गुम होकर रह जाते हैं। फितरत का सफर जारी है, इसे चलाने के लिए कुदरत का इंतजाम हमारी अक्ल समझ से भी मावरा है। फैसला तुम दोनों का अपना है, ठहरो या चले जाओ, ये तुम्हारा अपना इख्तियार है। बाबा जी, मैं ये बच्चों वाला सवाल नहीं करूंगा कि हमें यहाँ क्यों ठहराया जा रहा है। यकीनन ये किसी मकसद के लिए होगा। मैं अपना आप आपके सुपुर्द करता हूँ। मैंने पूरे खलूस और जज्ब से कहा तो जसपाल बोला, और मैं भी ये देखना चाहूंगा कि ये जमाल किस तरह बछड़े को ज़िबा करता है। वो बुजुर्ग चंद लम्हे हमारी तरफ देखते रहे, फिर उठते हुए बोले, आओ, तुम दोनों मेरे करीब आओ। हम भी खड़े होकर उनके करीब चले गए। पहले उन्होंने जसपाल को गले लगाया, चंद लम्हे वो उन्हें अपने सीने से लगाए रहे, फिर छोड़कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो चंद लम्हे जो मैं उनके सीने से लगा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं बेजान हो गया हूँ। मेरा कोई वजन ही नहीं रहा, यूं जैसे मैं खला में मौलिक हो गया हूँ। फिर मुझे एहसास हो गया कि मेरा वजन इतना बढ़ गया है कि शायद मैं जमीन में धंस जाऊं। चंद लम्हों में अपनी तेजी से बदलती हालतों पर खुद भी हैरान रह गया था। उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और बोले, लो भाई, मैं चला। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और गोपे से निकलते चले गए। मेहर खुदा बख्श उनके पीछे लपका तो हम भी आगे बढ़े। वो पैदल चलते जा रहे थे, इस उम्र में और इस कदर तेजी के साथ। ये मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज बात थी। उनका रुख सहरा की तरफ था। देखते ही देखते वो एक टीले पर चढ़े और फिर दूसरी तरफ उतर कर निगाहों से ओझल हो गए। आओ, मेहर खुदा बख्श की आवाज़ पर मैं पलटा और वापस गोपे में आ गया। तब तक चाय आ चुकी थी। तानी प्यालियों में चाय उंडेल रही थी। जब वो प्यालियां सर्व कर चुकी तो मेहर खुदा बख्श बोला, यकीनन तुम लोग उनके बारे में जानना चाहते होगे। हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा। मैं भी उनके बारे में जानना चाहता हूँ। चंद बरस कबल इन्हीं वीरानों में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और तब से मैं यहीं पर हूँ। जब भी उन्हें मुझे कोई हुक्म देने की ज़रूरत होती है, ये खुद मुझे मिल लेते हैं। मैं ना उनका नाम जानता हूँ और ना उनका ठिकाना। मैं उन्हें बाबा जी ही कहता हूँ। हमें यहाँ क्या करना होगा? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो चंद लम्हे सोचते रहने के बाद वो बोला, इंसान रूह का और जिस्म का अजीम शाहकार है। जिस्म जिस कदर कसीफ होगा, नफ्स भी उसी कदर मजबूत होगा। और रूह जिस कदर लतीफ़ होगी, वो ताकतवर होगी। मजबूत जिस्म ही में रूह ताकतवर होती है। यहाँ जिस्म की ही नहीं, नफ्स की भी तरबियत होगी। इस पर मैंने कोई सवाल नहीं किया और ना ही जसपाल बोला। हम खामोशी से चाय पीते रहे। जब पी चुके तो उसने हमें उठने का इशारा किया और हम उठ गए। तब वो बोला, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर बाबा जी का हुक्म ना होता तो आजकल में मैं तुम लोगों को यहाँ से रवाना कर चुका होता। लेकिन जिस रात तुम यहाँ पर आए थे, उस शाम मुझ तक पैगाम पहुँच गया था कि दो लोग मुख्तलिफ सिमतों में आएंगे, उन्हें संभाल लूँ। अभी तुम लोगों को ये सारी बातें हैरत अंगेज लग रही होंगी, लेकिन कुछ अरसे बाद ये हैरत नहीं रहेगी। अब ये तुम लोगों पर मुनहसिर होगा कि कितना सीख सकते हो, अपने दामन में क्या कुछ भर सकते हो। कंकर चुनते हो या हीरे? आओ। ये कहकर वो गोपे के बाहर जाने के रास्ते पर हो लिया। हम भी उसके पीछे चलते गए। सामने ही तीन ऊंट बैठे थे। हमें उन पर बैठने का इशारा करके वो खुद एक पर बैठ गया। हम ऊंटों पर सवार हुए और कुछ देर एक सिमत को चलते रहे। एक बड़े सारे गोपे के करीब जाकर हम रुके। ऊंटों से उतरकर हम उस गोपे के अंदर चले गए। उस गोपे में एक दरवाज़ा था। मेहर खुदा बख्श ने उस पर अपनी हथेली रखी तो वो मकान की अंदाज में खुलता गया।
वो हमें साथ लेता हुआ सीढ़ियां उतरता गया। नीचे एक हालनुमा कमरा था जिसमें खुशगवार खुनकी फैली हुई थी। वहीं दीवारों के साथ टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर और ना जाने क्या क्या आलात लगे हुए थे। वहीं काफी सारे लड़के लड़कियां बैठे काम कर रहे थे। उनमें सरमद भी था जो ना जाने कब वहां से यहां पहुंच गया था। ये हमारा ऑपरेशन रूम है। यहाँ से सिर्फ बाहर की दुनिया से राब्ता रखा जाता है। यहीं से अपनी हदूद का ख्याल भी रखा जाता है। आओ तुम्हारी बात करवाएं। ये कहते हुए उसने सरमद को इशारा किया। उसने हमें दो खाली कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए स्क्रीन पर निगाहें जमा कर कीबोर्ड पर उंगलियां मारने लगा। कुछ देर के बाद सोहनी की आवाज़ उभरी। वो हेलो कर रही थी। आवाज़ सामने पड़े स्पीकर से उभर रही थी। मैं जमाल बात कर रहा हूँ। हाय जमाल, क्या तुम किसी गैर मुल्क पहुंच गए हो? स्क्रीन पर कोई नंबर ही नहीं। कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? एकदम इतने सवाल कर दिए तुमने। मैं जहां भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तू सुना, ठीक है? और अम्मा कैसी है? हम ठीक हैं और पूरी तरह महफूज हैं, उसने कहा। मुझे बता, छाका कैसा है? मैंने पूछा। पुलिस ने पकड़ लिया था उसे, लेकिन आज सुबह ही वो नूर नगर चला गया है। मेरा उससे राबता नहीं हुआ, लेकिन वहां से मुझे मालूम हो गया है, उसने बताया। और शाहजेब? मैंने पूछा। वो नूर नगर में ही है, बिल्कुल सहमा हुआ है, क्योंकि अभी उसने कुछ नहीं किया। अब छाके से बात होगी तो पता चलेगा, उसने कहा। अपना ख्याल रखना और घबराना नहीं, मैं बहुत जल्द तुम लोगों के पास आ जाऊंगा, मैंने उसे दिलासा दिया। मैंने छाके से कहा था कि वो मेरे पास ही रहे, लेकिन पता नहीं क्यों वो नूर नगर ही में रहने पर जिद कर रहा था। खैर तुम भी परेशान नहीं होना, लो अम्मा से बात करो। पुत्र, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, अम्मा ने जज्बात में कहा। अम्मा, तेरी दुआओं के सहारे तो जीता फिर रहा हूँ। एक यही तो ताकत है मेरे पास, अपना ख्याल रखना अम्मा। तू फिक्र ना कर पुत्र, सोनी मेरा बहुत ख्याल रखती है। बस तू जल्दी से मुझे मिलने के लिए आ जा, मगर जब हालात ठीक हो जाएं। अम्मा ने अपने दिल की बात भी कह दी और मुझे मोहतात रहने के लिए भी कह दिया। मैंने महसूस किया जैसे मेरा गला नम हो रहा हो। मैंने मजीद बात करना मुनासिब ना समझा। मुमकिन है मेरे ज़रा सी जज्बातीपन से इर्द गिर्द लोग मेरी कमज़ोरी ना जान लें। मैंने अम्मा को अल्लाह हाफिज़ कहा, तभी एकदम से मुझे एहसास हुआ कि इनके पास सोहनी का नंबर कहाँ से आ गया। मैंने तो इन्हें नहीं बताया था। क्या ये लोग सोहनी तक भी रसाई रखते हैं? क्या ये बात इन्होंने इसलिए करवाई ताकि मुझे एहसास दिलाया जा सके कि वो सोहनी तक भी रसाई रखते हैं? मैं एकदम से घबरा गया। तब तक अनुजीत से राब्ता हो गया था। जसपाल पूछ रहा था, कैसे हो अनुजीत? सुना है तुम पर बहुत तशद्दुद हुआ है। हाँ हुआ तो है, खैर छोड़ो उसे। मैं पहले ही उनकी निगाह में था, लेकिन तुम कहाँ हो? सच्ची बात तो यह है कि मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे हरप्रीत के बारे में बताओ, वो कैसी है? उसका जख्म ठीक हुआ? वो ठीक है। हम मेहरा से मुसलसल राब्ते में हैं। तुम्हारी मुसलसल तलाश जारी है। तुम्हारे सिफारत खाने से भी राब्ता किया था। वैनकूवर से तेरे भाई ने सिफारत खाने वालों से बात की है। तू फिक्र ना कर, लेकिन तू है कहाँ पर? तुम घर पर हो तो हरप्रीत और फूफो से बात करवाओ। मेरी फिक्र छोड़ो, मैं कहाँ पर हूँ। मैं करवाता हूँ, वो ड्राइंग रूम में हैं। बहरहाल अच्छा किया कि तुम यहाँ से निकल गए। हवेली जलाने के बाद तो ये लोग बहुत मुतशद्दिद हो गए हैं। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगा सबको, उसने एक अज़म से कहा। तभी कुलजीत कौर की आवाज़ उभरी। कैसे हो पुत्र? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? वाहे गुरु की मेहर है पुत्र। तू अपना ख्याल रखना, ले हरप्रीत से बात कर। ओए सानू, छड़ के आप किधर चले गए हो? वो शोखी से बोली। बहुत जल्द तेरे पास आ जाऊंगा। तेरा जख्म कैसा है? ठीक है अब। अच्छा सुन, अगर ज्यादा खराब माहौल हो जाए ना तो सीधे वैनकूवर चले जाना। यहाँ जो भी नुकसान होता है हो जाने देना, मैं संभाल लूंगा आकर। ठीक है, उसने भरपूर अंदाज से कहा। और फिर चंद रस्मी फिक्रों के बाद फोन बंद हो गया। तब मेहर खुदा बख्श ने हमें बाहर चलने का इशारा किया। जैसे ही हम बाहर आए तो मैंने पूछ ही लिया, मेहर साहब, ये सोहनी का फ़ोन नंबर आपके पास कैसे आ गया? मुझे यकीन था कि तुम ये सवाल ज़रूर करोगे। सोहनी पिछले चंद दिनों से पुलिस के आला हुकाम से मिलती रही है। तुम्हारे लिए और छाके के लिए वहां उसने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसने कहा। तो इसका मतलब है आपकी पुलिस हुकाम तक? मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। यहाँ रहोगे ना तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। आओ तुम्हें मजीद कुछ दिखाऊं। ये कहकर वो अपने ऊंट पर सवार हो गया। कुछ फासले पर ऐसा ही एक और गोपा था जो पहले से निस्बतन बड़ा था।
उसके चारों तरफ बाढ़ थी। वहां बहुत सारी गायें, बकरियां और ऊंट थे। कुछ रेवट की सूरत में वापस आ रहे थे। वहीं एक तरफ अखाड़ा बना हुआ था। हम गोपे के अंदर गए तो वैसे ही सीढ़ियां उतर कर नीचे हाल में जा पहुंचे। वहां जिस्म बनाने और बदन कमाने के लिए आलात सजे हुए थे। एक तरफ बड़ा सारा मैट्रेस पड़ा हुआ था। बिलाशुबा वहां पर लड़ने की तरबियत दी जा रही थी। इस वक्त वहां पर दो ही बंदे मौजूद थे जिनके बदन देखकर रश्क आ रहा था। उन्हें मेहर खुदा बख्श ने कहा, ये दोनों अब यहाँ आया करेंगे। जी ठीक है, कदरे अधेड़ उम्र बंदे ने हल्का सा झुककर कहा। तो मेहर ने हमें वापस पलटने का इशारा किया। फिर उसी तरह ऊंटों पर सवार हुए और एक मस्जिद के करीब जा पहुंचे। उससे मुल्हिक एक बड़ा सा घर था। हम उसके अंदर चले गए। वहीं तय खाने का दरवाज़ा खुला और हम सीढ़ियां उतर गए। वैसा ही हाल था, लेकिन वहां इंतहाई खामोशी थी। सामने जरा सी ऊंची मसनद पर एक बूढ़े सफेद रेश बुजुर्ग बैठे थे। उनके सामने चंद लड़के और लड़कियां सफेद लिबास में यूं बैठे थे जैसे मराकबे में हों। वो बुजुर्ग हमारी तरफ देख रहे थे। मेहर खुदा बख्श ने इशारे से हमारे बारे में बताया। उन्होंने आंखें बंद करके हमें कबूल करने का इशारा किया। तभी हम बाहर निकल आए। इस वक्त सूरज गरूब होने को था जब हम वापस मेहर खुदा बख्श के गोपे तक आ पहुंचे। ऊंटों से उतरकर वो हमारे पास आया और बोला, पहली वो जगह थी जहां तुम लोगों की ज़हनी तरबियत होना है, दूसरी में जिस्मानी और तीसरी पर रूहानी तरबियत होगी। तुम लोग कितने वक्त में क्या कुछ सीख सकते हो ये तुम लोगों पर मुनहसिर है। हमें अगर ज़िंदगी ने ये मौका दे दिया है तो हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने पूरे खलूस से कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तुम्हें एक चीज़ यहाँ देनी होगी और वो है निशानेबाजी। तुम फनकार हो और अपना हुनर यहाँ दोगे अगर देना चाहो। मैं हाजिर हूँ, मैंने खलूस दिल से कहा। कल चंद लोग तुम्हें दे दिए जाएंगे, तुम उनकी तरबियत करना। और जसपाल, ये हमारा मुस्लिम सेटअप है। तुम्हें अपने मज़हब के बारे में मुकम्मल आज़ादी है। तुम्हें जो अच्छा लगे कबूल कर लो, बाकी जबर नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ किरदार ही वो फल है जिससे किसी दरख्त के बारे में फैसला किया जा सकता है। और हाँ, यहाँ करीब ही एक बस्ती है। अब तुम दोनों वहाँ एक घर में रहोगे, दरख्तों तले नहीं। उसने कहा तो एक मुकामी नौजवान हमें लेकर उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। उस दिन ना जाने मुझे क्यों यकीन हो रहा था कि मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया है। उस दिन बारिश टूट कर बरसी थी। मुंह अंधेरे ही जो बारिश शुरू हुई तो सारा दिन बरसती रही। दोपहर के बाद कहीं जाकर बारिश थमी तो रेत की अपनी ही जादू भरी महक ने मेरे वजूद में नशा भर दिया। सुरमई बादलों से आसमान ढका हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी जिसने अगस्त के आखिरी दिनों के हब्स को ख़त्म कर दिया था। भूरी रेत पानी से भीगकर मजीद गहरे रंग की हो गई थी। ऐसे मौसम में मुझसे बैठा नहीं गया। मैं तन्हा ही खुले सहरा में निकल गया। एक टीले पर काफी सारी बूटियां दिखाई दी तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने अपने इर्द गिर्द सहरा को देखा। बारिश ने इसमें जिंदगी भर दी थी। पहले पहल मुझे वहां से वहशत होने लगी थी। फिर जूं जूं वक्त गुजरता गया मैं सहरा से मानूस होता गया। 3 माह से ज्यादा का अरसा उस वसी रेगिस्तान में गुजर गया था। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। सही मायनों में हमें अपनी औकात का पता चला था कि हम कितने पानी में हैं। कुएं के मेंढक दरिया में आ गए तो पता चला। अगरचे वो एक सहरा था, बेरोनक लकोदक सहरा, वीरान मगर बकोल ख्वाजा फरीद साईं के। रोही रंग रंगीलड़ी जेड़ी यार मिला दे, यानी रूही बहुत रंगीन है, ये हमें यार से मिला देती है। उसके मस्ताक हमें अंदर तक से रंगीन कर दिया था। यहाँ की रंगीनी और संगीनी ने हमें बाहर की दुनिया को भुला कर रख दिया। हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे अंदर ऐसी सलाहियतें भी हैं। मैं वो बंदा था जिसे सेल फोन की समझ नहीं थी। अब मैं कंप्यूटर के इस्तेमाल के बारे में जान गया था। ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तरबियत के वो मदारिज तय किए जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। बकौल हमारे एक उस्ताद के कि जब हम यहाँ आए थे तो अना के बुत अपने अंदर नस्ब किए हुए थे। वो सब टूट गए और हमारी हालत ख्वाजा फरीद साईं के उस शेर जैसी हो गई कि धुएंदार फकीर थियों से फख्र वाडियाँ सटियाँ, यानी हम तो अब ऐसे बेअना बंदे बन गए हैं जो इश्क की आग में जलते नहीं महज सुलगते हैं, क्योंकि हमने अपने सारे फख्र और गरूर फेंक दिए हैं। वहां जाकर मुझे सही मायनों में मालूम हुआ कि मेरी कदर क्या है। वहां सब ने तस्लीम किया था कि मैं निशाने में फनकाराना महारत रखता हूँ। इसका मैंने बारहा सबूत दिया।
میں نے وہاں یہ مہارت سکھائی، چند لوگ میرے حوالے کر دیے گئے جن میں تانی اور سرمد بھی تھے۔ اس ایک مہارت دینے کے عوض انہوں نے مجھے کیا کچھ دیا اور کس کس مہارت سے نواز دیا، یہ میں ہی جانتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ جسپال بھی شامل تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے بڑی تیزی سے نزدیک آتے چلے گئے تھے۔ اس دوران میں اچھی طرح جان گیا تھا کہ مہر خدا بخش کا تانی پر ایسے ہی ناز نہیں تھا۔ تانی بہت ساری غیر معمولی صلاحیتیں رکھتی تھی۔ جہاں مجھے وہاں سے بہت کچھ ملا، اس میں ایک تانی کی دوستی بھی تھی۔ ان 3 مہینوں میں وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ویسے ہی سمجھا جیسے سرمد کے ساتھ میری دوستی تھی، لیکن اس کا انداز سب سے منفرد تھا۔ میں بھیگے ہوئے موسم میں خالی ذہن بیٹھا یوں ہی بوٹیوں کو دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو تانی ٹیلے پر چڑھ رہی تھی۔ سفید مہین لباس میں اس کا گلابی بدن چھلک رہا تھا، شولڈر کٹ بال بھیگے ہوئے تھے، گلے میں سفید موتیوں کا ہار تھا، پاؤں میں سفید جوگرز تھے۔ وہ میری طرف بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی میری جانب بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، تانی خیر تو ہے؟ تم یہاں کیسے؟ بس یوں ہی، میرا تم سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تو آؤ کریں باتیں، یہاں بیٹھو، میں نے کہا تو وہ ایک دم سے خمار آلود لہجے میں بولی، نہیں، پہلے تم مجھے اسی طرح نشانہ لگواؤ جیسے پہلے دن مجھے تھام کر نشانہ لگوایا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ نرا خمار آلود ہی نہیں تھا بلکہ بھیگا ہوا بھی تھا، شاید رومانوی تھا یا غمزدہ، اس کا میں اندازہ نہ کر سکا۔ خیر تو ہے تانی، تم یہ خواہش کیوں کر رہی ہو؟ میں نے واقعتاً حیرت سے پوچھا۔ کیا تم میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ تب میں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، مگر اس وقت میرے پاس پسٹل نہیں ہے۔ میرے پاس ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض میں ہاتھ ڈالا، ریڑھ کی ہڈی کے پاس سے پسٹل نکالا جو نیفے میں اڑسا ہوا تھا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس سے مزید سوال نہیں کیا، میں نے پسٹل پکڑا، میگزین میں گولیاں دیکھیں، مطمئن ہونے کے بعد میں نے تانی کی جانب دیکھا تو اس نے اپنی پشت میرے سینے کے ساتھ لگا دی۔ وہ میرے ساتھ چپک گئی تھی۔ وہ نشانہ لگانے والا انداز نہیں تھا۔ میں چونک گیا، لیکن اسے احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے پسٹل اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی باہوں کے ساتھ باہیں پھیلائیں۔ وہ میری باہوں میں یوں ہو گئی جیسے پگھل رہی ہو۔ میں سامنے نشانہ دیکھنے لگا مگر ایسا کوئی بھی نشانہ نہیں تھا۔ میں ہوائی فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ گھومی، اپنا چہرہ میری جانب کیا اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کی ٹھوڑی میرے بایاں کاندھے پر تھی۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حوصلہ دینے کے سے انداز میں کہا، کیا بات ہے تانی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ جمال، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے بے حد جذباتی انداز میں کہا تو میں بھونچکا رہ گیا۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ دوسروں کی طرح اس کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق تھا۔ میں نے آہستگی سے تانی کو خود سے الگ کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تانی، ہوش میں تو ہو نا تم؟ ہاں میں ہوش میں ہوں۔ پھر سن لو، میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپک کر گالوں پر پھسل گئے۔ مجھے اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں۔ میں حیران تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنی مضبوط لڑکی یوں ریزہ ریزہ کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑا اور اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، صاف صاف بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو، یہ مذاق؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، جمال وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں بہت ڈرتی تھی۔ میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اس کے لفظ سسکیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے رکی اور پھر کہنے لگی، یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب تم دونوں کسی بھی دن یہاں سے چلے جاؤ گے، بلکہ تمہیں بھیج دیا جائے گا، اور میں چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ جا نہیں پاؤں گی۔ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا، لیکن ایک دن تو ہمیں یہاں سے جانا ہے، اور میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں نے صاف انداز میں کہہ دیا۔